हेलो बच्चों, वेलकम टू हर्ष एकेडमी फाउंडेशन क्लास 9th और 10th। तो हाउ इज द जोश बच्चा, क्या है आप लोगों का जोश, मुझे कमेंट करके बताइए। तो आज से बच्चों साइंस आपकी बिगिनिंग हो रही है। इस चैनल पे क्लास 10th के लिए क्या है बच्चों, इंडेक्स से क्वेश्चन करवाएंगे आपको चैप्टर 4 का और कार्बन चैप्टर का। कार्बन चैप्टर वैसे भी वेटेज भी बहुत ज्यादा मायने रखता है बच्चों, और नॉलेज के लिए बहुत ज्यादा मायने रखता है। अगर आप हायर क्लासेस में साइंस की साइंस से प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो राइट। तो जो करने क्वेश्चन को सॉल्व कराने की जो सीरीज रहेगा, जो पैटर्न रहेगा, वो बच्चों हम क्या करेंगे, सबसे पहले इंडेक्स से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बच्चों, क्योंकि कई बच्चों की प्रॉब्लम रहती है इंडेक्स से क्वेश्चन में। और सभी टीचर्स ये कहते हैं कि सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, एनसीईआरटी कवर करना चाहिए अच्छे वेटेज के लिए, अच्छे मार्क्स के लिए। पहले आपको एनसीईआरटी को पॉइंट टू पॉइंट कवर करना चाहिए, देन आप क्या कर सकते हैं, सैंपल पेपर लगाइए, पीवाईक्यू की सीरीज से क्वेश्चन लगाइए, फिर आपका एक बूस्टअप मार्क्स मिलता है कि नहीं। तो चलिए पहले हमारा जो सीरीज रहेगा वो हम इंडेक्स से क्वेश्चन करेंगे, फिर एक्सरसाइज से क्वेश्चन करेंगे, फिर एग्जाम्पल, फिर पीवाईक्यू के क्वेश्चन को करेंगे बच्चों, चैप्टर वाइज करेंगे जो भी आपके टर्म 2 में आने वाले हैं, राइट। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आज पेज नंबर 61 एंड 68 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए तो देखते हैं बच्चों, सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने ये रहा, व्हाट वुड बी द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड व्हिच हैज फार्मूला CO2। कार्बन डाइऑक्साइड का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो हमको दिया हुआ है, हमसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि CO2 का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसे होगा ये बताने के लिए, राइट। तो सबसे पहले बच्चों अगर हम इनकी बात कर लें तो ध्यान दो, सबसे पहले हम इसको क्या कर देंगे बच्चों, क्या करेंगे, सबसे पहले हम कार्बन का एटॉमिक नंबर देख लेते हैं। तो कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है बच्चों वो 6 होता है, ये आपको पता है, सिंबल C होता है, पता है जी, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर देखें तो 1s2 होता है बच्चों, 2s2 होता है और 2p2 होता है। तो यानी ओरिजिनल क्या बनेगा, 2 4 हो जाएगा बच्चों। तो ये जो 4 है, ये 4 इलेक्ट्रॉन इनके आउटर मोस्ट सेल में होता है। कार्बन के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो जो 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे वही केमिकल में तो पार्टिसिपेट्स करेंगे, वही तो किसी भी इक्वेशन से या रिएक्शन कराएंगे। बात समझ में आया ना। तो जो बाहर के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो आउटर मोस्ट सेल के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, वो इलेक्ट्रॉन केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है और उसी को हम आगे जाके वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलेंगे बच्चों। क्लियर बात समझ में आता है, जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं उनको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, राइट। चलिए तो कार्बन का समझ में आ गया, 4 होंगे, गुड। चलिए ऑक्सीजन की बात कर ले बच्चों। ऑक्सीजन का जो होता है ना एटॉमिक नंबर 8 होता है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 8 होता है। तो अब इसके बाहर सेल में, आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं ये देख लेते हैं पहले। तो देखो इनका अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो क्या होगा, 1s2 2s2 और 2p क्या हो जाएगा, 4। तो देखो ये एक ग्रुप है तो ये क्या हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये क्या है, दोनों सेम ग्रुप है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6 इलेक्ट्रॉन। तो इनके बाहर में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो अब देखो क्या है, उनके एक कार्बन के बाहर में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं और ऑक्सीजन के बाहर में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो क्या करेगा बच्चों, इनको ऑक्टेट पूरा करना होता है। ऑक्टेट पूरा करना पड़ता है, जो भी एलिमेंट्स है स्टेबल होने के लिए ऑक्टेट पूरा करना पड़ता है। और रिएक्शन करता क्यों है, रिएक्शन तो इसीलिए करता है क्योंकि उनका ऑक्टेट पूरा हो जाए, राइट। तो देखो कार्बन को कितने 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट पूरा करने के लिए। अब ये कंफ्यूज भी पड़ा रहता है कि मैं दूं या लूं, है ना। तो ये देता नहीं है ना तो लेता है, दैट मींस शेयर करता है। ये कहता है तुम भी लो मुझे भी दो, दैट मींस शेयर करता है। क्लियर बात समझ में आया। अब देखो ऑक्सीजन के पास क्या है, 6 इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा। बात समझ में आया। लेकिन 2 ऑक्सीजन है ना तो 2-2 करके उसको कार्बन को देगा तो उसे भी हो जाएगा। चलिए हम आपको फिगर बना करके दिखाते हैं कैसे ये देगा, कैसे ये देगा। सबसे पहले देखो कार्बन डाइऑक्साइड है तो कार्बन 1 है और ऑक्सीजन 2 है। तो कार्बन को सेंटर में रखो, इट मींस बीच में रखो, और ऑक्सीजन को दोनों साइड से लगा दो। चलिए हम वही करके लगाते हैं आपको। यहाँ देखो हमने ऑक्सीजन ले लिया और यहाँ पे हमने कार्बन ले लिया और ये हमने ऑक्सीजन ले लिया। ऐसा हमने क्यों किया, आप चाहो तो वर्टिकल भी कर सकते हो, मैंने हॉरिजॉन्टली किया। एज योर विश, जैसा आप चाहो वैसा कर सकते हो, बट हाँ कार्बन को सेंटर में रखना। क्यों, क्योंकि इसकी कम
कम क्वांटिटीज है, इसी वजह से, ठीक है। तो चलो यहाँ पे इसको हमने 4 इलेक्ट्रॉन्स है इसके पास, तो हमने 2 इलेक्ट्रॉन्स दे दिए, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन्स दे दिए। ऑक्सीजन को कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 6 इलेक्ट्रॉन दे दिए, क्योंकि ऑक्सीजन के बाहर 6 इलेक्ट्रॉन है ना, तो 6 इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा। यहाँ देखो 6 इलेक्ट्रॉन दे दिया हमने इसको जी, ठीक है जी। अब क्या करेंगे, इसका ऑक्टेट पूरा करेंगे। क्या करेंगे, ऑक्टेट पूरा करेंगे, कि है या नहीं, यस। तो देखो इसका ऑक्टेट पूरा कर दो, तो ये क्या निकल के आ गया, देखो अब इसको 8 पूरा हो गया, 2 2 4 2 6 2 8। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, देखा लिया, 88 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, गुड। चलो अब इसको पूरा कर दो, तो ये पूरा हो गया, इसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, बस ये भी हैप्पी, एकदम स्टेबल हो गया। अब तो कोई टेंशन ही नहीं है, अब तो टेंशन कार्बन को बचा, कार्बन को पूरा करना है। देखो 2 2 4 2 6 2 8, इसको भी पूरा कर दो, ये भी बेचारा खुश हो जाएगा। अब इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर करके या शेयर करके क्या बना लिया, स्टेबल हो गया। क्या बन गया, स्टेबल हो गया। अब इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आप चाहो तो इस तरीके से कर लो, या फाइनली अगर आप बच्चों बनाते हो तो आप कार्बन ऐसे करके डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ऐसे करके भी बना सकते हो, है ना, या फिर आप चाहो तो ऐसे भी करके दिखा सकते हो, ऐसे भी करके दिखा सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। देखो जी 2 2 इलेक्ट्रॉन 2 4 2 6 2 8, 2 2 4 2 6 2 8, 2 2 4 2 6 2 8, खत्म, 4 आ गया। तो इस तरीके से आपको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। चलिए मैं ऐसे भी आपको दिखाता हूं, आप चाहो तो इस तरीके से भी शेयर करके बना सकते हो, आंसर्स आपको पूरे मिलेंगे। ऐसे करोगे सॉल्व, एकदम फील लेकर के करोगे ना, तो आपको मजा भी आएगा। क्लियर, आया समझ में कि नहीं आया कि नहीं, कमेंट करके मुझे बताओ फटाफट बच्चों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने बच्चों ये रहा, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। क्या है, देखो सर, व्हाट वुड बी इलेक्ट्रॉन डॉट, अच्छा यहाँ भी यही पूछ रहे हैं हमसे, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बताओ। तो अभी समझ में आ गया ना कि इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर क्या होता है। यस सर, किसका बता रहा है, सल्फर का बता रहा है। सल्फर विच हैज मेड अप ऑफ, ओहो क्या सुंदर बातें कह दिया उन्होंने। यहाँ पे क्या है, 8 एटम्स होनी चाहिए। सल्फर जो होता है S8 होता है, उसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है। बात समझ में आया, यस सर जी, ठीक है जी, सल्फर। तो अब सर अगर इसका एटॉमिक नंबर पता चल जाए तो बात बन सकता है कि नहीं। कैसे बनाएंगे, तो एटॉमिक नंबर बच्चों याद होना चाहिए आपको, है ना, कम से कम 30 तक तो याद होना ही चाहिए, जिससे कि आप एकदम बेहिचक आप उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना सकते हो, उनके बाहर आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को फाइंड आउट कर सकते हो और आराम से बना सकते हो, है कि नहीं। चलिए तो देखते हैं, सबसे पहले सल्फर S8 ले लेंगे बच्चों। तो S8 सल्फर का जो एटॉमिक नंबर होता है ना बच्चों, वो 16 होता है। क्या होता है, एटॉमिक नंबर जो होता है ना वो 16 होता है। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो लंबा होगा, हम उसको डायरेक्ट फॉर्म लिख देते हैं बच्चों, 286 होगा। तो बाहर में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 6 हो गए। बाहर में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब ये 6 इलेक्ट्रॉन जो होगा केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। बात समझ में आया है कि नहीं, गुड। अब क्या करेगा, इनके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और कितने हैं, S8 है। कितने हैं, S8 है। तो चलिए हम S8 पहले बना लेते हैं, इसके 6 इलेक्ट्रॉन देंगे। तो एक आप इस तरीके से बनाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये बन गया बच्चों, S8 बन गया। अब इनके हर एक में 6 इलेक्ट्रॉन डालना है। चलो हर एक में 6 इलेक्ट्रॉन डाल देते हैं, 2 2 4 2 6 2 2 4 2 6 2 2 4 2 6 2 2 4 2 6 2 2 4 2 6 2 2 4 2 6। इसी तरीके से बच्चों फटाफट आप क्या करेंगे, फील करेंगे, फील करेंगे, क्या करेंगे, फील करेंगे। तो देखो 6 इलेक्ट्रॉन्स अब हमने दे दिया। अब क्या करेगा, ये स्टेबल होना चाहेगा, है कि नहीं, ये क्या होना चाहेगा बच्चों, स्टेबल होना चाहेगा। तो स्टेबल होने के लिए क्या करना चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए।
लेकिन इसके पास तो 6 इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन अपने पड़ोसी से वो लेगा। चलो जी, इस पड़ोसी को भी दे देते हैं जी, जिससे कि ये भी बच्चों एकदम भी हैप्पी के फॉर्म में आ जाएगा और खुश हो जाएगा। देखो जी, इसको हम खुश कर देते हैं। ये देखो, इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गया, यस या नॉट, 2 2 4 2 6 2 4, ठीक है, 8 हो गया जी। सिमिलरली इसको भी करो, तो देखो 2 2 4 2 6 और 2 8, इसको ऐसे हैप्पी लगाओ कि ये बेचारा खुश हो जाएगा जी, खुश हो गया। 2 देखो 2 2 4 2 6 और 2 8 हो गया, ठीक है जी। आप थोड़ा और फ्रेश करके बनाना बच्चों, तो देखो इनके 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इसी तरीके से इनको क्या करो, जोड़ते चलो जोड़ते चलो जोड़ते चलो, है ना बच्चों, क्या करते चलो, जोड़ते चलो, इस तरीके से, है ना, जोड़ते चलो और आपके अच्छे से क्या होगा बच्चों, ये बन गया इनका प्यारा सा सर्कल बन गया। क्या बन गया, प्यारा सा सर्कल बन जाएगा, इस तरीके से ये बन गया जी, ठीक है। तो इस तरीके से सबको एक शेयर हो गया। अब सबके पास, इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा बच्चों, इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, सबके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। कैसे करके हुआ सर, शेयर करके हो गया बच्चों, शेयर करके इलेक्ट्रॉन। फाइनली जो स्ट्रक्चर देखने को आपको मिलेगा 1 2 3 4 5 6 7 8, और इस तरीके से आप इसको लिंक कर दीजिए, है ना, इस तरीके से फाइनली लिंक कर दीजिए, तो ये बन गया आपके। या बच्चों आपको कई कई बुक में क्रॉन शेप देखने को मिलता है। सर क्रॉन शेप क्या होता है, चलो वो भी मैं बताता हूं बच्चों। देखो क्रॉन शेप क्या होता है, इस तरीके से होता है, ये बना दिया हमने W और ये बना दिया हमने क्रॉन शेप, खत्म जी, ये बन गया आपका क्रॉन शेप। अब क्या होता है जी, तो देखो ये जो हो गया आपका क्रॉन शेप बन जाएगा, ये बन गया आपका क्रॉन शेप। यहाँ पे एक ऐस हो जाएगा, 1s 2s 3s, देखो 3 2 5 हो गए बच्चों, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, तो ये होता है क्रॉन शेप। तो ओवर इन ऑल आपको ये कंप्लीट समझ में आया होगा, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना समझ में आया होगा। चलिए मैं आपको थोड़ा सा फिगर भी सिखाता हूं, आप इस तरीके से भी बना सकते हैं। एकदम क्रिस्टल क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, तो कमेंट करके बताओ यस सर एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया, अच्छे से समझ आ गया, है कि नहीं बच्चों। चलो आप लोग कमेंट करते हो तो मोटिवेट भी मिलता है, जिससे कि आगे वर्क करने में एकदम से बहुत अच्छा लगता है बच्चों, राइट। आपके लिए ही इतनी मेहनत किया जा रहा है। तो देखो इस तरीके से आप चाहो तो एकदम क्या कर सकते हैं, बैंगल में जोड़ दिया है, तो इस तरीके से आप इनको जोड़ करके बना सकते हैं। और या तो ये फॉर्मेशन भी आप कर सकते हैं। बात समझ में, डॉट क्या रहेगा, डॉट स्ट्रक्चर बना देंगे। एकदम क्लियर हुआ कि नहीं, आया समझ में कि नहीं, यस। चलिए तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपके सामने, वाओ एकदम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको देखने को पक्का किसी न किसी सेट में आपको मिलेगा ही, जब आप सैंपल पेपर करोगे क्वेश्चन या पीवाईक्यू क्वेश्चन करोगे, तो किसी न किसी क्वेश्चन में ये क्वेश्चन देखने को मिलता है। इट्स टू इंपॉर्टेंट फॉर एफडीएस, राइट। क्या है सर, हाउ मेनी स्ट्रक्चर्स आइसोमर कैन यू हैव ड्रॉ फॉर पेंटेन, यानी पेंटेन का कितने आइसोमर होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखो बच्चों, अगर हम आइसोमर की बात कर लें, क्या करें, आइसोमर की बात करें, आइसोमर है क्या, होता है क्या आइसोमर। तो आइसोमर क्या होता है बच्चों, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होता है, बट स्ट्रक्चर फॉर्मूला एकदम वेरी करता है, उसको हम बोलते हैं आइसोमर बोलते हैं। समझ में आ गया, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड व्हिच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर फॉर्मूला इज नोन एज आइसोमर। क्लियर। तो अब सर बता भी तो दीजिए क्वेश्चन में कितने हैं, पेंटेन का कितने आइसोमर होते हैं। तो पेंटेन के बच्चों 3 आइसोमर होते हैं। कितने आइसोमर होते हैं, 3 होते हैं। कौन कौन होते हैं सर, ये भी बता दीजिए। चलो बच्चों, तो एक होता है नॉर्मल पेंटेन्स, एक होता है आइसोपेंटेन और एक होता है नियोपेंटेन्स। ठीक है, ये मैंने आपको IUPAC नेम बताया,
इसका जो जनरल नेम्स होते हैं, कॉमन नेम्स होते हैं, वो भी मैं आपको बता दूंगा बच्चों, ठीक है। जब करवाऊंगा आगे क्वेश्चन तो आप चाहो तो ये देख सकते हो। आंसर 3 होते हैं बच्चों। कितने आइसोमर होते हैं? 3 होते हैं। कौन कौन होते हैं तो आपको बता दिया। क्या होता है बच्चों? नॉर्मल पेंटेन्स होता है, आइसोपेंटेन्स होता है, नियोपेंटेन्स होता है। ये 3 आइसोमर होते हैं। नॉर्मल पेंटेन मतलब समझ में आता है कि कार्बन जो है एक लॉन्ग चेन में क्या होता है, जुड़ा होता है, इसी को बोलते हैं नॉर्मल पेंटेन बच्चों। ये क्या बन जाएगा? नॉर्मल पेंटेन हो गया। ये क्या हो गया? नॉर्मल पेंटेन। इसको बोलते हैं नॉर्मल, जो एकदम स्ट्रेट चेन में जुड़ा होता है, इसको बोलते हैं नॉर्मल पेंटेन। बात समझ में आया? गुड। अब देखो जी आइसोपेंटेन की बात कर ले तो एक कार्बन उसके, चाहो तो मैं आपको फिगर दिखा देता हूं, आप चाहो तो ये समझ लो। देखो किस तरीके से स्ट्रेट चेन में जुड़ा हुआ है, इसको हम लोग बोल देंगे नॉर्मल पेंटेन। एन से क्या होता है? नॉर्मल पेंटेन होता है। अब यहाँ पे देखो इस चेन में से एक कार्बन को यहाँ पे लटका दिया, इसको बोल देंगे आइसोपेंटेन। क्या बोल देंगे? आइसोपेंटेन बोल देंगे, राइट। या फिर इनका अगर वैसे नेम लिखोगे तो आप यहाँ से काउंटिंग कर सकते हो, 1 है ना, 2 3 4, तो लॉन्गेस्ट चेन ये हो गया, इसके ऊपर हो गया, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो 2 मिथाइल ब्यूटेन। ठीक है बच्चों, 2 मिथाइल ब्यूटेन लिख सकते हैं, ये इसके कॉमन नेम्स हो जाए। बात समझ में आ रहा? या फिर आइसोपेंटेन भी बोल दीजिए। अब यहाँ पे देखो इधर से काउंट करो, 1 2 3 हो जाएगा, इधर से भी काउंट करो वही होगा, कहीं से भी काउंट करोगे तो ये इलॉन्गेशन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 डाई मिथाइल, ठीक है, मिथाइल हो जाएगा, 2 डाई मिथाइल प्रोपेन हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? प्रोपेन। क्या हो जाएगा? प्रोपेन। ये कॉमन नेम है, ये वैसे पूछा नहीं जाता, आप ये याद रखना, आईयूपीएससी में नियोपेंटेन। तो ये 3 जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, आप याद कर लो। चलो एक चीज और भी बता दो, अगर यहीं पे तो पेंटेन हो गया जिसमें 5 कार्बन होता है। पेंटेन का फॉर्मूला आपको पता है ना, क्या होता है? C5H12 होता है, तो C5H12 होता है पेंटेन का। अगर आपको ब्यूटेन का पूछ दिया जाए तो कहता है कि चलो बताओ ब्यूटेन के कितने आइसोमर्स होते हैं, तो 2 आइसोमर होते हैं बच्चों। ब्यूटेन के कितने आइसोमर होते हैं? 2 होते हैं। कौन कौन होते हैं सर? तो देखो नॉर्मल ब्यूटेन हो जाएगा, क्या हो जाएगा? नॉर्मल ब्यूटेन हो जाएगा, और दूसरा क्या हो जाएगा बच्चों? आइसो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आइसोब्यूटेन हो जाएगा, राइट। क्या होगा? आइसोब्यूटेन हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? या कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है? नहीं ना, तो आप आइसोब्यूटेन बोल सकते हैं। बात समझ में आ? चलो एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, इसका मुझे कमेंट करके आप बताना। हेक्सेन, राइट, हेक्सेन का कितने आइसोमर होते हैं? अगर आपने ये समझा तो वो मुझे करके बताएंगे। आप अपने नोटबुक में अलग अलग स्ट्रक्चर बना करके मुझे कमेंट करके बताएंगे कि सर इतनी हेक्सेन का इतनी आइसोमर होते हैं। चलिए तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपके सामने? ये बहुत सुंदर सा क्वेश्चन है, कह रहा है व्हाट आर द 2 प्रॉपर्टीज ऑफ carbon which lead to the huge number of carbon compound we see around us। कह रहे क्या कारण है कि कार्बन इतने ह्यूज ऑफ कार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाता है? उनका 2 मेन प्रॉपर्टीज बताइए। तो 2 मेन प्रॉपर्टीज कौन है बच्चों? जय और बीरू के तरह ये दोनों प्रॉपर्टीज है कार्बन का, जिसकी वजह से ह्यूज ऑफ कार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाता है। तो वो कौन सा 2 प्रॉपर्टीज है बच्चों? तो एक टेट्रावैलेंसी है और एक कैटेनेशन है। एक टेट्रावैलेंसी है और एक कैटेनेशन है। जाय और वीरू इन दोनों की तरह काम करता है, जिसकी वजह से आज 5 मिलियन से भी ज्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड आपको देखने को मिल रहा है। तो चलिए इस जय और वीरू के आंसर को देखते हैं। ये रो बच्चों टेट्रावैलेंसी। अब टेट्रावैलेंसी क्या होता है, कैटेनेशन क्या होता है, इनका ऑलरेडी वीडियो अपलोड हो चुका है, आप चाहो तो वहां से भी देख सकते हो। बाकी यहाँ पे भी मैं आपको समझाऊंगा। टेट्रा मतलब क्या होता है? 4 होता है बच्चों। जब भी टेट्रा लिखा हुआ होता है तो टेट्रा का मतलब क्या होता है बच्चों? 4। टेट्रा का मतलब क्या हो गया? 4 हो गया, है ना। टेट्रा का मतलब क्या हो गया? 4, ठीक है। और वैलेंसी का मतलब क्या होता है? पता है बच्चों, वैलेंसी का मतलब को क्या होता है? वैलेंसी का मतलब those electrons participate in chemical reaction is known as a valency।
वो इलेक्ट्रॉन जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है उसी को तो वैलेंसी बोलते हैं। तो बस समझ में आया, कार्बन के पास 4 वैलेंसी होते हैं, इसलिए टेट्रा वैलेंसी का कारण है इनका यूज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाने के। चलिए दूसरा, अगर हम कैटिनेशन की बात करें, कैटिनेशन को भी बोल देते हैं सेल्फ लिंकिंग भी बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं? सेल्फ लिंकिंग। क्या बोलते हैं? सेल्फ लिंकिंग भी बोलते हैं। यानी अगर कैटिनेशन कहता है ना कार्बन, अगर हमारे साथ कोई चलोगे तो चलो, नहीं चलोगे तो मैं खुद अपना एक लंबा चेन बना दूंगा आपके तरह से। आपका अगर कोई दोस्त आपके एजुकेशन, आपके पढ़ाई के साथ चल रहा है तो अच्छी बात है, नहीं चल रहा तो आप खुद एक लंबा चेन बना दो, खुद अपने आप एक लंबा चेन क्रिएट कर दो। तो यही कार्बन के पास टेंडेंसी है बच्चों, इसीलिए ह्यूज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाता है। बात समझ में आया? अच्छे से एकदम क्लिस्टर क्लियर हुआ कि नहीं आया समझ में? ठीक है बच्चों, व्हाट विल बी द फॉर्मूला एंड इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स ऑफ साइक्लोपेंटेन? क्या है बच्चों? साइक्लोपेंटेन का जो है आपको इन डिटेल समझ में आना है। साइक्लो क्या है? साइक्लो का मतलब क्या होता है? साइक्लो नाम से ही लग रहा है, यानी एक सर्कल या एक क्लोज बॉन्ड कह लो। जैसे मान लो बच्चों, अगर हम ये मान लेते हैं 1 2 और यहाँ पे हमने 3 कार्बन जोड़ दिए, ये क्या बन गया? एक साइक्लो। बात समझ में आ रहा है? ये अगर 4 कार्बन इस तरीके से जुड़ गया, ये क्या बन गया? साइक्लो बन गया। अगर इस तरीके से जुड़ गया है ना, इस तरीके से जुड़ गया तो ये क्या हो गया? साइक्लोपेंटेन हो गया। बात समझ में आया ना? तो ये होता है साइक्लो। साइक्लो मतलब एक सर्कल यानी एक रिंग में जो बन जाता है ना, या फिर एक वर्ड में समझो तो क्लोज फिगर होता है, उसी को बोलते हैं साइक्लो। ठीक है, तो देखो साइक्लोपेंटेन, राइट, यानी साइक्लो का जो कॉमन फार्मूला होता है, जिसको हम लोग जनरल फार्मूला बोलते हैं बच्चों, आप ऐसे लिख सकते हो जनरल फार्मूला, राइट बच्चों, जनरल फार्मूला ऑफ साइक्लोपेंटेन बोल दो या साइक्लो बोल दो बच्चों, तो क्या होगा? CnH2n होता है। ये याद रखना। ये एल्कीन का भी होता है। एल्कीन का कब होता है बच्चों? वो जब ओपेन होता है तब होता है। एल्कीन याद है ना आपको? एल्कीन का होता है बच्चों, एल्कीन का होता है। अगर आपने कॉन्सेप्ट लेक्चर्स की वीडियोस आ रहे हैं बच्चों, वो भी आपको कॉन्सेप्ट के साथ साथ वो लेक्चर भी मिलेंगे, उसमें टॉपिक वाइज डिटेल्स करवाए जा रहे हैं और एक तरफ से हम क्वेश्चन भी आपको करा रहे हैं बच्चों, राइट। चलिए, तो एल्कीन का अगर आप जनरल फार्मूला की बात करो तो CnH2n होता है। ये कब होता है? जब ओपन चेन होता है। क्या होता है बच्चों? ओपन चेन होगा तब ये बातें होती है CnH2n, और जब क्लोज चेन होगा तो ये होता है CnH2n, ये साइक्लोपेंटेन। तो बातें समझ में आया अच्छे से? ठीक है, तो अब कह रहा है कि पहले इसका फॉर्मूला आपको बताना है साइक्लोपेंटेन का। तो देखो पेंटेन, पेंट मतलब क्या है? पेंट मतलब क्या है? m की वैल्यू 5 हो जाएगा ना। m की वैल्यू अगर 5 रखोगे तो यहाँ पे सिंपल फॉर्मूला निकल के आ जाएगा। तो क्या होगा बच्चों? जनरल फॉर्मूला C5H10 है ना। तो इसका जो फॉर्मूला निकल के आया, फॉर्मूला एक आंसर आ गया C5H10 होगा। C5H10 ये आपका साइक्लोपेंटेन का फॉर्मूला आ गया। C5 पेंट मतलब 5 होता है। याद होगा आप लोगों को बच्चों? नहीं याद है तो थोड़ा सा आप देख सकते हैं। एक कार्बन को मैथ बोलते हैं, 2 कार्बन को एथ बोलते हैं, 3 को प्रो बोलते हैं बच्चों, है ना, 4 को ब्यूट बोलते हैं, 5 को पेंट बोलते हैं ना, 6 को हेक्स बोलते हैं ना, 7 को हेप्ट बोलते हैं, 8 को ऑक्ट बोलते हैं, 9 को नन, 10 को डैक्ट बोलते हैं। ये चीजें वर्ड ग्रुप आपको अच्छे से याद भी होगा। तो यहाँ पे पेंट है तो 5 हो जाएगा। ठीक है, तो 5 टू 10 मतलब C5 कार्बन 5 होंगे और H10। तो ये तो था बच्चों क्या? इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, राइट। ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकल गया। अब हमें क्या है? इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी बनाइए। क्या बनाइए? इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी बनाइए। तो कैसे बनाएंगे बच्चों इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स? चलिए, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के सबसे पहले हमारे पास क्या है? 5 कार्बन्स है, सॉरी 5 कार्बन्स और 10 हाइड्रोजन्स है। चलिए, तो कार्बन को हम ऐसे ले लेते हैं बच्चों, 5 कार्बन लेना है हमको। हमने 5 कार्बन इस तरीके से ले लिया, ठीक है।
कार्बन के पास कितने होते हैं? 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कितने वैलेंस होते हैं? 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एक यहाँ पे हमने दे दिया, चलो कलर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं बच्चों। चलो एक इलेक्ट्रॉन्स इसको दे दिए, एक इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ दे देते हैं बच्चों, ठीक है। चलो ठीक, 4 इलेक्ट्रॉन्स एक यहाँ पे दे दो इनको, राइट। एक यहाँ दे दिए हमने, थोड़ा सा अरेंज कर दिए 4 इलेक्ट्रॉन्स को। इसको एक इलेक्ट्रॉन दे दो, इसको दे दो, इसको 2 इलेक्ट्रॉन दे दो जी। एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दो, 2 इधर, एक इधर दे दो, ठीक है जी। एक इधर दे दिया हमने, एक इधर दे दिया, 2 इधर दे दिया। बात समझ में आ रहा है? अब देखो कार्बन का 4 वैलेंसी होता है, याद होगा ना, कार्बन का मैंने करवाया भी था। क्या होता है कार्बन का बच्चों? 2 और 4 होता है, तो 4 बाहर में होते हैं, तो ठीक है। और हाइड्रोजन का तो पता है एक ही होता है, राइट। चलो तो 10 हाइड्रोजन्स क्या है? 10 हाइड्रोजन्स है। तो हाइड्रोजन्स की अगर हम बात कर रहे हैं बच्चों, तो ध्यान दो थोड़ा सा, एक इस तरीके से ले लेते हैं, 2 हाइड्रोजन्स यहाँ दे देते हैं, ठीक है। 2 हाइड्रोजन्स यहाँ दे देते हैं जी, 2 2 4 हो गए, 2 6 हाइड्रोजन्स हो जाएंगे इनके, 6 7 हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे, ठीक है बच्चों। और जो है एक हाइड्रोजन यहाँ, और ये देखो 10 हाइड्रोजन्स हो गए, 2 2 4 2 6 2 8 2 10, यही है 10 हाइड्रोजन। अब क्या करेंगे? हाइड्रोजन के पास तो एक होता है ना, तो आप चाहो तो 1 डाल दो, राइट। अब बच्चों इसमें क्या कर सकते हैं, अगर आप कंफ्यूजन होते हैं ना, तो एक में डॉट एक में क्रॉस भी डाल सकते हो, आप चाहो तो। आपकी इच्छा है, हमने यहाँ पे क्रॉस डाल देते हैं आपको समझने के लिए, राइट। हाइड्रोजन का एक क्रॉस कर देते हैं, आपको समझ अच्छे से आ जाएगा, है ना। चलो इसका क्रॉस कर। अब देखो जी, हमें ऑक्टेट भी तो पूरा करना पड़ेगा, है ना। हर एक को तो 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए ना, यस। तो आप 1 इलेक्ट्रॉन दीजिए जी। चलो जी, कैसे देंगे? देखो अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 2 6 हो जाएगा, है ना। चलो इसको अगर हम शेयरिंग करा दें, तो देखो इसको भी तो फुलफिल करना पड़ेगा। ये इसके पास 2 ऑक्टेट हो जाएगा, राइट। इनके पास भी ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ठीक है। ये तो हाइड्रोजन तो खुश हो गया, 2 हीलियम का जैसा स्ट्रक्चर लेकर के, ठीक है। लेकिन कार्बन तो ऑक्टेट चाहिए, तो देखो ये तो बनेगा ही इसके साथ साथ, ये हो जाएगा 2, है ना। ये हो जाएगा 6 इलेक्ट्रॉन, इसको हो गया 6 तो 8 भी बनाना है इनको, तो ये ऐसे स्ट्रक्चर इसके साथ बना ले, ठीक है। अब इनकी फैमिली स्ट्रक्चर हो जाएगा, ये कंप्लीट हो गया, तो 1 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ठीक है ना। आप चाहो तो इस तरीके से जोड़ दो, इसी तरीके से आप बना लेना दोस्तों। चलो मैं थोड़ा सा आपको रफली, थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाएगा इस सब में, तो मैं आपको रफली इस तरीके से भी दिखा देता हूँ, आप इस तरीके से देखो, ठीक है। ये इसके साथ जुड़ जाएगा बच्चों, ये इसके साथ जुड़ गया, ये साइकिल बन गया। अब इसके ऊपर 2 हाइड्रोजन लगा दो, है ना। हमने भी वही लगा रखा है, हाइड्रोजन हमने 2 हाइड्रोजन लगा दिया, ये 2 हाइड्रोजन लग गया, ये लग गया 2 हाइड्रोजन, ये लग गए 2 हाइड्रोजन, है ना। ये लग गए 2 हाइड्रोजन, ये 2 हाइड्रोजन लग गए, ये 2 हाइड्रोजन, है ना। तो इस तरीके से आप डॉट बना लेना, और इस तरीके से क्या करना, ऑक्टेट भी पूरा करके आप देख सकते। आई होप ये आपको समझ में आया। 2 चीजें पूछ रहा था, फॉर्मूला, तो फॉर्मूला आपको पता चल गया, C5H10, इलेक्ट्रॉन टर्न स्ट्रक्चर्स, ये भी आपको समझ में आ गया, क्लियर हो गया, यस। चलो तो बच्चों इसको मैं आपको करता हूँ रफ, समझ में आ गया, स्क्रीनशॉट ले लो, इसको ले लिया आपने, गुड। चलो इसको फटाफट रफ करते हैं और आपको दिखाते हैं जो कंप्यूटर द्वारा जो बना हुआ है, आप उनको देख लो, आपको अच्छे से ये भी आपको समझ में आ जाएगा बच्चों, अगर हम इनको देखते हैं तो, ठीक है ना। चलो फटाफट रफ करते हैं और इनको जो है हम देखते हैं, इनको सॉल्व करते हैं कि क्या रिजल्ट निकल के आता है, इनको ये, राइट। चलो इसको रफ कर दिए हमने, हो गया रफ। अब करो आप, तो आप चाहो तो हमने यहाँ पे लिखा है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ साइक्लोपेंटेन, ये C5H10 हो जाएगा, C5H10 ये निकल के आ गया, गुड। The electron of the structures of the cyclone is given। थोड़ा सा आगे और बढ़ेंगे, आप इस तरीके से स्ट्रक्चर देख सकते हैं किस तरीके से जुड़ा है ना। आप अच्छे से थोड़ा सजा करके बनाना, जिससे कि आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे बच्चों। तो या तो आप इस तरीके से देख लो, ये इलेक्ट्रॉन
स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोन है, जैसे मैंने अभी बना के दिखाया था, या फिर आप इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर इस तरीके से बना। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया। चलिए तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखो क्या है बच्चों, आपके सामने क्या है, ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स फॉर द फ्लोइंग कंपोनेंट्स। अब यहाँ पे आपको कुछ कंपोनेंट्स दिए हुए हैं, उनका स्ट्रक्चर कह रहा है बनाने के। क्या कह रहा है, स्ट्रक्चर बनाना है। तो कैसे स्ट्रक्चर बनाओगे ये बातें को ध्यान देना, राइट। तो देखो पहला दे रखा है एथेनोइक एसिड दे रखा है, ब्रोमोपेंटेन दे रखा है, ब्यूटेनॉन दे रखा है और हेक्सोनॉल दे रखा है, राइट। तो एक एक करके इनके डायग्राम को देखते हैं और किस तरीके से नाम लिखोगे आप ये देख सकते हो। तो यहाँ पे देखो पहला बच्चों क्या है, एथेनोइक एसिड। क्या है, एथेनोइक एसिड। यहाँ पे एथेनोइक, एथ का मतलब ही मैंने बताया था, दो यानी दो कार्बन होगा। एथेनोइक देखो CH3COOH, ये एथेनोइक एसिड का फॉर्मूला होता है CH3COOH, राइट। कार्बोक्सिलिक एसिड यानी ओइक एसिड होता है। इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा कुछ इस तरीके से, आप देख लो 3 है तो ये पे कार्बन एक हाइड्रोजन इधर इधर और इस तरीके से निकल के आ जाएगा। बात समझ में आया। तो इस तरीके से, या फिर आप चाहो तो इस तरीके से इसको बना सकते हो, है ना, C डबल बॉन्ड कर लो और OH इस तरीके से भी आप इनको दिखा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हाइड्रोजन से बना दो। तो ये आपको क्या निकल के आ गया, एथेनोइक एसिड का स्ट्रक्चर्स, फॉर्मूलाज, ये आपको समझ में आ गया, क्लियर। चलिए अब देखते हैं ब्रोमोपेंटेन क्या कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्रोमोपेंटेन का कैसे आप बनाएंगे। ये ना बच्चों ब्रोमोपेंटेन, ब्रोमोपेंटेन यानी ब्रोमोपेंटेन, पेंटेन मतलब बताया था कि 5 कार्बन होगा। तो देख लो 1 2 3 4 5 कार्बन है और यहाँ पे ब्रोमो लगा दिया। तो ब्रोमोपेंटेन फॉर्मूला क्या होगा, C5H11 और Br हो जाएगा, C5H11Br हो जाएगा। तो कॉमन फॉर्मूला वही निकल के आ गया ना, CnH2n हो जाएगा, एल्केन वाला है ना, R एल्केन ऑब्वियसली। तो इस तरीके से समझ में आ गया, क्लियर, समझ में आ गया ना, वेरी गुड। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन। अगला देखो बच्चों हमें क्या करना है, ब्यूटेनॉन पढ़ना है। क्या करना है, ब्यूटेनॉन, राइट। तो इनका आप इस तरीके से देख सकते हैं, ब्यूटेनॉन का फॉर्मूला CH3 CH2 COH CH3 है। मतलब क्या होगा, जो ब्यूटेनॉन होता है ना वो क्या होता है जो बीच में एक आता है ना, ये देखो एक कार्बन इधर है हो गया कार्बन, कार्बन हो गया, और यहाँ पे आप चाहो तो ऊपर भी लगा सकते हो, नीचे भी लगा सकते हो, आप जैसे भी लगा सकते हो, इधर भी। मतलब ये हुआ दोनों तरफ से कार्बन को आप क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो, किसमें, ब्यूटेनॉन में, ऑन में बच्चों, राइट। क्लियर हुआ। चलिए अगला क्या है, हेक्सेनल है, राइट, हेक्सेनल है बच्चों, राइट, हेक्सेनल। तो C5 हेक्स अभी बताया था, हेक्स जो है हेक्स वन ग्रुप होता है, मतलब नंबर ऑफ कार्बन 6 होता है, जिसमें कार्बन 6 होता है तो उनको हेक्स बोलते हैं। और नल हो गया एल्डिहाइड ग्रुप का हो गया। आगे इसके ग्रुप का, फंक्शनल ग्रुप का एक एक पार्ट का वीडियो जो आपको मिल जाएगा बच्चों, बहुत जल्दी मैं सेपरेट बना भी रहा हूँ, जिससे कि आपको अच्छे से एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। एक टॉपिक वाइज बनाऊंगा, जिस टॉपिक में आपको प्रॉब्लम है आप उस टॉपिक को देखो और अपनी डाउट को क्लियर करो बच्चों, ठीक है ना। चलिए तो बढ़ते हैं आगे की तरफ। हेक्सेनल समझ में आ गया। इस तरीके से आप हेक्सेनल देख लो 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, यहाँ पे ऑप्शन लग गया एल्डिहाइड ग्रुप का हो गया। तो ये चीज निकल के आ गया। आगे मैं आपको डिटेल 1 बाय 1 फंक्शनल ग्रुप बनाऊंगा और उनका एक कॉमन शॉर्टकट ट्रिक्स भी दूंगा, जिससे आप कहीं भी कोई भी नेम्स भी लिख सकते हैं, IUPAC नेम लिख सकते हैं, कॉमन नेम लिख सकते हैं, सफिक्स प्रीफिक्स सब आपको एकदम चुटकियों में याद होगा बच्चों, ठीक है। कॉन्सेप्ट लेक्चर में अभी तो मैं आपको क्वेश्चन करवा रहा हूँ, कॉन्सेप्ट लेक्चर में एकदम से ढांसू ट्रिक्स दूंगा मैं आपको, ठीक है। चलिए तो बढ़ते हैं अगले की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, देखो बच्चों अब इसी में कह रहा है आर द आइसोमर्स इज ब्रोमोपेंटेन। तो जो ब्रोमोपेंटेन है ना उनका आइसोमर क्या होता है, डिटेल इससे पहले वाले वीडियोस में मैंने बता दिया था। आइसोमर क्या होगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड व्हिच हैज सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। तो जितना बड़ा कंपाउंड होगा उनका उतने ही स्ट्रक्चर पॉसिबल हो सकता है, बस वही है आप उनको किस तरीके से अरेंज कर सकते हैं। तो
अभी जो हमने पढ़ा है बच्चों ब्रोमोपेंटेन, पेंटेन का आपको याद होगा, पेंटेन का आपको याद होगा, मैंने बताया भी था कि 3 आइसोमर होते हैं। पेंटेन के 3 आइसोमर होते हैं, एक नॉर्मल पेंटेन होते हैं, एक आइसोपेंटेन होते हैं, सॉरी आइसोपेंटेन होते हैं और एक नियोपेंटेन होते हैं। 3 हमने पेंटेन का आइसोमर बताए थे, राइट। हेक्सेन का जो है 5 होता है बच्चों, इस तरीके से चलता चला जाता है, ठीक है। तो देखो इसमें कह रहे हैं देयर आर 3 स्ट्रक्चर आइसोमर फॉर ब्रोमोपेंटेन। ब्रोमोपेंटेन के क्या होंगे? 3 इनके स्ट्रक्चर बन सकते हैं बच्चों, राइट। डिपेंडिंग ऑन द पोजीशन ऑफ ब्रोमीन, ब्रोमीन एंड अ कार्बन। अब कार्बन पे ब्रोमीन को कहां रख रहे हैं, उनके अकॉर्डिंग उनका स्ट्रक्चर बनेगा, राइट। चलिए तो दिखाते हैं हम आपको इनके स्ट्रक्चर्स इस तरीके से। देखो ऑलरेडी यानी हमने यहाँ पे क्या कि एक बार लास्ट में लगा दिया तो क्या होगा 1 ब्रोमोपेंटेन हो जाएगा, या नॉर्मल ब्रोमोपेंटेन भी बोल सकते हो आप, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 2 ब्रोमो हो गया बच्चों, यहाँ पे क्या हो गया 2, यानी 1 2 3 4 5 हो गया, तो नजदीक वाला स्टेशन ये है तो 2 ब्रोमोपेंटेन हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कितना आ गया बच्चों 3 पे आ गया, तो 3 ब्रोमोपेंटेन। बात समझ में आया? तो इस तरीके से इनके ब्रोमो का अगर मान लो यहाँ पे लेकर के अगर आप चाहते हो तो क्या होगा, जैसे करो तो 2 ही आता है। तो ये 3 पॉसिबल कंडीशन है ब्रोमीन का, ठीक है। तो आप ये कह सकते हैं इनके 3 स्ट्रक्चर्स अलग अलग हैं, बट हाँ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है ना, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो वही है सेम, है ना। C5H12 और C5H11Br हो जाएगा। बात समझ में आया? तो सभी का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है बट स्ट्रक्चर्स अलग होता है, उसी को बोलते हैं आइसोमर। तो उसी को क्या बोल देते हैं? आइसोमर। इस पे मैंने बताया भी था आपको कि एक क्वेश्चन आपको देखने को डेफिनेटली मिलेगा, तो आप इन क्वेश्चनों को अच्छे से प्रैक्टिस करो, राइट। चलिए तो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है बच्चों, हाउ डू यू फ्लोइंग, राइट। क्या कह रहे हैं? हाउ वुड यू नेम द फ्लोइंग कंपाउंड। अच्छा कुछ कंपाउंड है बच्चों, उनका हमें नाम पूछ रहा है, राइट। चलिए देखते हैं कौन सा कंपाउंड है। देखो ये आपके कंपाउंड आ गया, यानी अब देखो क्या दिया, पहले क्या दिया था, कंपाउंड का नेम दे दिया था और हमसे पूछ रहा था कि स्ट्रक्चर्स बताओ। अब ये स्ट्रक्चर दे दिया है और हमसे पूछ रहा है कि आप इनका क्या बताइए बच्चों, इनका जो है नेम बताइए, राइट। चलो तो नेम कैसे बताओगे, नेम देख लेते हैं। सबसे पहले क्या है, CH3 CH2 और Br है, इसका नेम क्या होगा, है ना। उसके बाद दूसरा है HCl इनका, तो देखो ऑलरेडी नेम हमने यहाँ पे लिख रखा है, तो आप चाहो तो यहाँ से भी देख सकते हो। इसका क्या हो जाएगा, ब्रोमो। ब्रोमो क्या हो जाएगा बच्चों, इथेन हो जाएगा। ये देखो 1 2 कार्बन है, 2 कार्बन होगा तो 1 होगा, और ब्रोमीन है फंक्शनल ग्रुप है तो पहले आ जाता है, तो ब्रोमो इथेन हो जाएगा। ये कैसे नाम आया, क्यों आया, कैसे लिखोगे आप, इनके लिए आप कॉन्सेप्ट लेक्चर को जरूर अटेंड करो बच्चों। वहां पे के पॉइंट को डिस्कस किया है, किसको कब लिखना है, किसको पहले लिखना है, इन सारे बातों का डिस्कस किया गया है, राइट। चलिए तो अगला देखो, पहला का नाम क्या हो जाएगा, ब्रोमो। ब्रोमो क्या हो जाएगा बच्चों, एथेन हो जाएगा, है ना। इसको Br को ब्रोमो बोलते हैं, और 2 कार्बन है तो एथेन हो जाएगा, तो ब्रोमो एथेन हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए बच्चों क्या है, ये जो है एल्डिहाइड ग्रुप्स का हो जाएगा, तो ये मेथनॉल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 1 कार्बन है, तो 1 कार्बन जो होता है ना उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, मैथ बोलते हैं। 1 कार्बन को क्या बोल देंगे, मैथ बोल देंगे, तो ये क्या होगा, मेथनॉल निकल के आ जाएगा। आगे की बातें देखो बच्चों, इसमें 1 2 3 4 5 6 है, तो हेक्स हो जाएगा, हेक्स। और सिंगल इसमें क्या हो गया, ट्रिपल बॉन्ड है ना, तो हेक्सीन होगा बच्चों, क्या हो जाएगा, हेक्सीन हो जाएगा। और सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, ट्रिपल बॉन्ड है तो हेक्सीन हो जाएगा, ठीक है ना, हेक्साइन हो जाएगा, YNE हो जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड, राइट। तो ये क्या था, आपके कुछ क्वेश्चन थे जो आपके टेक्स्ट के थे, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया। नंबर फर्स्ट है, व्हाई इज द कन्वर्शन ऑफ एथनॉल एथनोइक एसिड एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। तो हमसे कह रहे हैं व्हाई, क्यों is the conversion of ethanol to ethanoic acid and oxidation reaction। कह रहे हैं क्यों हम ऑक्सीडेशंस
रिएक्शन के थ्रू एथेनॉल से एथेनोइक एसिड में कन्वर्ट करते हैं, जिससे हमें वाटर का फॉर्मेशन मिलता है बच्चों। क्या मिलता है? वाटर मिल जाता है। क्या होता है ऑक्सीडेशन रिएक्शंस, ये समझना बहुत जरूरी है, राइट। ये बहुत बच्चों की कंफ्यूजन रहती है कि सर ऑक्सीडेशन क्या होता है। ऑक्सीडेशन क्या होता है बच्चों, इसको थोड़ा सा अगर आप ध्यान से समझो। ऑक्सीडेशन क्या होता है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ oxygens, remove of hydrogens is known as oxidation reactions। बात समझ में है? जिसमें हाइड्रोजन्स का रिमूव होता है और ऑक्सीजन का ऐड होता है, उनको हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। बात समझ में? अब देखो जी, अब कह रहा है जब एथेनॉल से क्या करोगे बच्चों, जब एथेनोइक एसिड बनाओगे तो हमें क्या मिलेगा? दो हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा और एक ऑक्सीजन रिमूव होगा। बात समझ में आया? जब एथेनॉल से एथेनोइक एसिड में कन्वर्ट करोगे तो दो हाइड्रोजन रिमूव होगा और एक ऑक्सीजन रिमूव होगा। कैसे होगा? चलिए मैं आपको दिखाता हूं बच्चों। यहां देखिए ध्यान से, लिख दिया हमने आंसर्स में, ऑक्सीडेशन, addition of oxygens and remove of hydrogen from any compound। किसी भी कंपाउंड में अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो आप ये कहेंगे एडिशन क्या है? ऑक्सीजन का ऐड हो रहा है, रिमूव ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है। हाउ इज द जोश बच्चा? समझ में आ रहा है ना? अच्छे से आ रहा है ना? गुड। चलिए तो देखो ये चीजें आ गई समझ में। आगे क्या कह रहा है? ड्यूरिंग द कन्वर्सेशंस, जो मैंने भी आपको बताया, ड्यूरिंग द कन्वर्सेशन, इस कन्वर्सेशन के दरमियान, राइट, एथेनॉल्स टू एथेनोइक एसिड्स, जब एथेनॉल से एथेनोइक एसिड बनेगा तब क्या होगा? वी आर actually remove of two hydrogen and adding one oxygen। That's it। I am saying to first of all ना कि जब आप एथेनोइक अम्ल से एथेनोइक से अल्कोहल एथेनॉल से क्या बनाना है? एथेनोइक एसिड बनाना है, तो उसमें दो हाइड्रोजन क्या होगा? रिमूव होगा और एक ऑक्सीजन होगा। दैट्स से समथिंग दैट, वही चीज यहाँ पे कह रहा हूं। सो इट इज ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। इतनी बातें समझ में आया? एकदम समझ में आया? चलिए अब इनके रिएक्शन को थोड़ा सा देखते हैं। तो ये देखो बच्चों, प्यारा सा रिएक्शन है। एथेनॉल का फॉर्मूले भी आपको याद करने पड़ेंगे। C3H2OH हो गया, ये हो गया एथेनॉल। जब एथेनॉल को एयर के प्रेजेंस में जब हम इसको रिएक्शन करते हैं, राइट। अब यहाँ पे देखो ये दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, आपको याद रखना। ये देखो एल्कलाइन क्या है? पोटेशियम परमैंगनेट है। क्या है? एल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट। जहां पे ऑक्सीजन की कमी होती है ना बच्चों एल्कलाइन के लिए, वहां पे क्या होता है बच्चों? अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट आ जाता है, राइट। ये होता है इनका KMnO4, पोटेशियम परमैंगनेट होता है बच्चों। ये जहां पे ऑक्सीजन की कमी होती है, येलो ऑक्सीजन एकदम से बच्चों ऐसे देता रहता है, राइट। एंड एसिडिफाइड क्या होता है बच्चों? ये भी वही चीजें है ना, ये भी ऑक्सीजन को ही देता है, राइट। क्या है बच्चों? इसको क्या नाम बोलते हैं? इसका जो नाम है बच्चों आगे हम देखेंगे। ये एक तरह का डिटर्जेंट है बच्चों। ये आप ये कह सकते हैं कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये अगर जैसे हम कहते हैं ना मुझे ऑक्सीजन लेना है तो चलो ऑक्सीजन के पास, ऑक्सीजन एजेंट के पास चलो, वहां से लेना। बात समझ में आया? तो ये भी ऑक्सीजन देने वाला एक एजेंट है, आप ये याद कर ले, एजेंट याद कर ले। दो एजेंट है, एकदम आपको 10th स्टैंडर्ड में यही देखने को मिलेगा, इससे बाहर कोई देखने को नहीं मिलेगा। जब भी आपको ऑक्सीजन की रिक्वायर होगा तो ये दोनों भाई साहब जरूर आएगा। चूज आपको करना है कि किन से लेना है, राइट। पोटेशियम क्या लेना है बोलो? एल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट से लेना है या फिर एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट से लेना है। क्लियर? बात समझ में आया? गुड। चलो तो यहाँ पे देखो ये बन गया आपका फॉर्म, बन गया CH3COOH। ये क्या होता है हमारा? एथेनोइक एसिड का फॉर्मूला। बात समझ में आया? तो इस तरीके से हम बन कर सकते हैं और हमारा रिजल्ट आ जाएगा, राइट। और इससे बनता है बच्चों H2O भी बनता है। वाटर का फॉर्मेशन अगर रिमूव हो जाएगा ना, ये चीज ध्यान रखना, दो हाइड्रोजन और H2O निकलते हैं। देखो मतलब ये फॉर्म, ये तो रिमूव होगा, इसमें से ये रिमूव हो जाएगा, H2O बन जाएगा। क्लियर हुआ? आया समझ में ना? वेरी गुड। चलिए तो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों,
अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा बच्चों, क्या कह रहा है? अ मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड इथाइन्स इज बर्न वेल्डिंग, कैन यू टेल व्हाई अ मिक्सचर ऑफ इथाइन एंड एयर इज नॉट यूज्ड? ध्यान दो, क्या कह रहा है? एक मिक्सचर ऑक्सीजन का और एथाइन का, राइट, इथाइन का इज बर्न फॉर वेल्डिंग। जब वेल्डिंग करते हैं तो ऑक्सीजन इथाइन को हम बर्न करते हैं, बट आगे क्या कह रहा है? कैन यू टेल, क्या आप बता सकते हैं? व्हाई, क्यों एक मिक्सचर इथाइन्स एंड एयर इज नॉट यूज्ड, क्यों एक मिक्सचर इथाइन को और एयर को यूज नहीं करते? क्या कारण है, क्या रीजंस है? ये स्टेटमेंट है बच्चों, क्या होता है? वी नीड टू हाई टेम्परेचर्स फॉर वेल्डिंग। जब हम किसी चीज की वेल्डिंग करते हैं ना, तो जो हमारा टेम्परेचर, हमारा नहीं बच्चों, और सब्जेक्ट की जो टेम्परेचर तो बहुत ज्यादा होता है, आप देखे भी होंगे, राइट? तो हाई टेम्परेचर होता है, बट व्हेन द इथाइन्स इज बर्न एयर, लेकिन इथाइन जो होता है वो एयर में क्विकली बर्न हो जाता है, so it undergoes incomplete the combustion and release a lot of smoke, बहुत उससे क्या होता है? स्मोक निकलता है बच्चों, राइट? so and the temperature is not very a mixture of ethane and oxygen is used, ठीक है? तो उससे क्या होता है? ऑक्सीजन की यूज हो जाता है। बात समझ में आया? चलिए अब देखते हैं बच्चों इनका, चलिए मैं इनके रिएक्शन को भी आपको बताता हूं, इनका रिएक्शंस क्या है, कैसे रिएक्शन करेगा वो मैं आपको दिखाता हूं। तो सबसे पहले देखो बच्चों, इथाइन है, क्या है? इथाइन का अगर रिएक्शन बनाते हो तो क्या निकल के आ जाएगा? CH ट्रिपल बॉन्ड क्या होगा बच्चों? CH निकल के आ जाएगा, ठीक है? उसके बाद 5O2 आ जाएगा, टेंस टू, राइट? जब क्या होगा, जब आप चाहो तो इनको बैलेंस भी कर लेना बच्चों, बैलेंसिंग आपने ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे, ठीक है? तब इससे निकलता है तो लार्ज नंबर ऑफ स्मोक निकलता है बच्चों, क्या निकलता है? लार्ज नंबर ऑफ स्मोक निकलता है, और हीट तो होता ही है बच्चों, और क्या होता है? लाइट भी निकलता है, हीट एंड लाइट, राइट? दैट रिएक्शन विल अकर इन हैपन विद द हेल्प ऑफ इथाइन विद ऑक्सीजन। जब इथाइन को ऑक्सीजन से आप बर्न करेंगे ना, जब इथाइन को ऑक्सीजन के साथ आप बर्न करेंगे ना बच्चों, तो क्या निकल के आएगा? यूज ऑफ स्मोक, है ना? लॉट्स ऑफ स्मोक एंड वाटर का भी फॉर्म होता है, हीट एंड लाइट तो ऑब्वियसली बच्चों होता ही है। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ, अच्छे से समझ में आ गया ना? चलिए तो मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये रहा बच्चों प्यारा सा क्वेश्चन, एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चन है, बहुत सुंदर सा क्वेश्चन है। हाउ वुड यू डिस्टिंक्शन बिटवीन एक्सपेरिमेंटली बिटवीन एन अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड? तो देखो अल्कोहल और क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड, राइट? अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड के बीच में एक्सपेरिमेंटल डिफरेंस हमसे पूछ रहा है। तो चलिए इनके डिफरेंस को देखते हैं, अलग अलग बातें को देखेंगे कि ये क्या कहना चाह रहा है, क्या नहीं कहना चाह रहा है, राइट? चलिए तो मैं आपको इनका टैबुलर फॉर्म बना रखा हूं, तो उसको हम आपको दिखाते हैं। क्या लिखा हमने? डिफरेंस बिटवीन अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, राइट? तो देखो इनकी डिफरेंस क्या है बच्चों, ये एक टैबुलर फॉर्म है जिसमें सारे डेटा को हमने किया है और आपको समझाएंगे। क्या है बच्चों? देखो सबसे पहला हमने लिखा टेस्ट, क्या लिखा है बच्चों? टेस्ट लिखा है। तो टेस्ट में क्या करना है सर, क्या करना है जी? तो पहला देखो लिटमस पेपर लेंगे, क्या लेंगे? लिटमस पेपर लेंगे, उस पे हम चेक करेंगे किसको? अल्कोहल को, कार्बोक्सिलिक एसिड को, राइट? तो देखो जब लिटमस पेपर आप लोगे और जब उस पे चेक करोगे तो नो चेंज इन कलर, अल्कोहल का कोई कलर चेंज नहीं होगा, अल्कोहल का कोई कलर चेंज नहीं होगा। एंड देखो कार्बोक्सिलिक एसिड की अगर हम बात करें, कार्बोक्सिलिक COOH होता है ना बच्चों, कार्बोक्सिलिक एसिड, और अल्कोहल का जो होता है वो OH होता है, OH लग जाता है तो अल्कोहल हो जाएगा। आगे आप समझेंगे, अभी आप फिलहाल इतना समझिए, ठीक है ना? अल्कोहल में कोई कलर चेंज नहीं होता। एंड कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या होता है? ब्लू लिटमस सॉल्यूशन टर्न टू रेड लिटमस,
कार्बोक्सिलिक एसिड में जो ब्लू लिटमस होता है वो रेड में चेंज हो जाता है। तो ये आपको एक डिफरेंस मिला। गुड। अब देखिए जी, सोडियम बाइकार्बोनेट क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट जो होता है इसका फॉर्मूला होता है NaHCO3 होता है बच्चों। सोडियम बाइकार्बोनेट क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट। जब सोडियम बाइकार्बोनेट से क्या करोगे, अल्कोहल को सोडियम बाइकार्बोनेट से रिएक्शन करोगे तो कोई रिएक्शन नहीं होगा। बात समझ में आया? सोडियम बाइकार्बोनेट को जब अल्कोहल से रिएक्शन करेंगे तो कोई रिएक्शन नहीं होगा, नो रिएक्शन, राइट? कोई रिएक्शन नहीं होगा। बट अगर आप कार्बोक्सिलिक एसिड से सोडियम बाइकार्बोनेट को रिएक्शन कराएंगे तो डेफिनेटली रिएक्शन होता है जो आपको सॉल्ट में देखने को मिलेगा, राइट? देखो जी, ये है कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना? देखो COOH लग गया, ये है सोडियम बाइकार्बोनेट। जब इन दोनों को रिएक्शन करेंगे तो ये फॉर्म निकल के आता है वाटर, एंड दैट से जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है ये गैस ऊपर निकल के चला जाता है एंड ब्रेक्स टू इवेपोरेशन ड्यू टू द इवोल्यूशन ऑफ CO2 एकदम ऊपर चला जाता है। तो बात समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं है ना? तो ये दो बातें लिख सकते। अगला देखो जो अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट, अभी मैंने बताया था KMnO4, क्या बताया था? KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट के थ्रू जब आप इसको हीट करेंगे तो क्या होगा? ऑन हीटिंग पिंक कलर इज डिसअपियर, तो उसके ऊपर एक पिंक कलर का फ्लेम देखने को मिलेगा। कब? जब आप पोटेशियम परमैंगनेट से हीट करोगे। बात समझ में आया ना? गुड। चलिए, डज नॉट हैपन सो। अब अगर क्या करेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड में करेंगे तो कुछ भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो ये कुछ डिफरेंस था। आप चाहे तो इसको बेस से भी रिएक्शन कर सकते हैं, एज योर विश, और बड़ा वैल्यू हो जाएगा, है ना? समझ में आता है? चलिए तो मूव करते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या आ रहा है? ये आया बच्चों, व्हाट आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अभी अभी मैंने आपको बताया था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। 10th स्टैंडर्ड में कहीं भी अगर आप रिएक्शन करोगे और उन भाई साहब को या उन बंधुओं को या उन भाइयों को ऑक्सीजन चाहिए तो वो कहां जाएगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के पास जाएगा और वहां से उनसे ऑक्सीजन मांगने का प्रयास करेगा। तो वही है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या है एजेंट? लेट्स सी। तो देखो, आप यहां से डेफिनेशन पढ़ सकते हो। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आर द सब्सटेंस व्हिच गिव्स ऑक्सीजन अदर सब्सटेंस। ऑक्सीडाइजिंग क्या होता है बच्चों? वो एक सब्सटेंस होता है, वो एक सब्सटेंस होता है जो ऑक्सीजन प्रोवाइड कराता है। क्या कराता है? ऑक्सीजन प्रोवाइड कराता है किसी अदर सब्सटेंस को, उसको हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। तो मैंने आपको इससे पहले भी बताया था कि दो बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, अभी कभी इसे याद कर लो, एकदम अच्छे से याद कर लो। क्या है ये? देखो, पहला एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट है, जो ध्यान से अच्छे से याद करना, K2Cr2O7 होता है बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 होता है, KMnO4 बहुत आसानी से आप इसको याद कर ले। जहां भी ऑक्सीजन की कमी होता है तो सबसे पहले आगे यही जाता है। कौन जाता है बच्चों? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जाता है। और इसमें दो है तो दोनों में से कोई भी आप ऑप्शनल ले सकते हो। बात समझ में आया? चलिए, गुड। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? एक मिनट बच्चों, अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। क्या है बच्चों? Would you be able to check? कह रहा है would you able to check if water is hard by using detergents? कह रहे क्या आप ये चेक करके बताएंगे कि कैसे डिटर्जेंट से वाटर हार्ड होता है? तो आंसर क्या होगा बच्चों? नो होगा। आंसर क्या होगा? नो होगा। लेकिन रीजन क्या होगा? रीजन समझना तो आपको आना चाहिए ना, क्यों नहीं होगा? लेट्स सी। तो रीजन भी समझते हैं। रीजन देखो बच्चों, आंसर तो नो कह दिया हमने, गुड। बिकॉज डिटर्जेंट कैन लैदर वेल इवन टू हार्ड वाटर। डिटर्जेंट जब हम यूज करते जहां पे पानी एकदम से हार्ड होता है, राइट? सो दे डू नॉट फॉर्म ऑफ द इनसॉल्युबल ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। ये कैल्शियम एंड मैग्नीशियम साल्ट में
डिसॉल्व इनसॉल्युबल्स होता है, सॉल्व नहीं होता है, जिसको हम लोग स्क्रब बोलते हैं। बात समझ में आया? On the reacting with the calcium ions and magnesium ion present in the hard water, और हार्ड वाटर में क्या होता है, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम जो होता है प्रेजेंट होता है, वो रिएक्शन नहीं करेगा। बात समझ में आएगी? बात समझ में आएगी नहीं? डिटर्जेंट में यानी हार्ड वाटर में क्या होता है, पोटेशियम और सॉरी क्या होता है बच्चों, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम होता है, और जब हम इसको रिएक्शन करेंगे तो वो क्या होगा, उसमें भी यही चीजें होती है, तो रिएक्शन नहीं करता है, यही रीजंस है। क्लियर हुआ? चलिए साथ साथ बच्चों आप क्वेश्चन को नोट करते भी चलो ना, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर मैथ्स के टर्म 2 में अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो चैनल पे जो विजिट करो, वहां पे कंप्लीट इंटायर चैप्टर्स के वीडियोस मैंने कवर कर रखे हैं बच्चों, ठीक है। तो चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है आपके सामने, ये रहा बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इन टेक्स्ट क्वेश्चन के लास्ट भी है, ध्यान दो। People use a variety of methods to wash a cloth. Wow. Obviously बच्चों जो हम लोग होते हैं कपड़े धोने के अलग अलग मेथड यूज करते हैं, वही कह रहा है। Usually after adding the soap डालने के बाद then beat the cloth on the stones, फिर कोई लोग सॉफ्ट कपड़े डाल देते हैं, सॉफ्ट दे देते हैं और एकदम स्टोन से पीटता रहता है, उसको स्टोन पे पीटता है, कई धोबी देखते होंगे। सो और बीट विद द पैडल्स स्क्रब, और कई लोग होते हैं कि उसको स्क्रब करते हैं, एकदम निचोड़ते हैं बच्चों। विद द ब्रश, कई लोग ब्रश मारते हैं। द मिक्सचर्स आर एग्रीगेट इन द वॉशिंग मशीन, राइट? व्हाई इज एग्रीगेशन नेसेसरी टू गेट एनी क्लीन ऑफ क्लॉथ? तो वॉशिंग मशीन में क्या इनकी प्रोसेस होती होगी? वहां तो बाहर में तो लोग अलग अलग तरीके से यूज करते हैं, बट वॉशिंग मशीन की क्या रीजंस होती है, चलिए वो भी मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ देखो, it is necessary to aggregate the clean cloth because its soap mixed with the entrapped on oils and greasy particles on the surface in dirty clothes have to remove from the surface। मतलब क्या होगा बच्चों, जब क्या होता है ना, क्लॉथ्स के अंदर हम क्या करते हैं, उसको भिगोते हैं और भिगोने के बाद उसमें वाटर डालते हैं, फिर सोप डालते हैं यानी सर्फ डालते हैं, तो उनके जो होते हैं ना वो कपड़े का एक मिश्रण बना लेते हैं। क्या बनाता है? मिशेल। जब मैं आपको सॉप पढ़ाऊंगा तो वहां पे दिखाऊंगा बच्चों कैसे सॉप के मिशेल का फॉर्मेशन बनता है और कैसे एक माइक्रो लेवल पे ये काम करता है, राइट? अभी तो थोड़ा सा आपको समझ आना होगा, क्योंकि मुझे ये लग रहा है कि आपने ऑलरेडी कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं, तो आपको ये क्वेश्चन बताया जा रहा है, राइट? अगर आपने नहीं पढ़ा है तो कॉन्सेप्ट लेक्चर भी आ रहे हैं बच्चों, आप उनको भी अटेंड करो, जिससे कि आपको इंटायर कहीं से कोई डाउट नहीं रहेगा बच्चों, राइट? चलिए तो देखो रिमूव कर देता है सरफेस पे व्हेन, राइट बच्चों, क्या है when the cloth is wetted in a soap solution aggregated between the misses is containing oils or grease is dirty and removed with the surface, the cloth is go to into the water and they have dirty clothes is get clean। तो फिर वो मिसेज बनाता है, फिर वो मिसेज आपस में टकरा करके टूट जाता है और वाटर के फॉर्म में निकल जाता है, फिर वाटर को हम लोग क्लीन कर देते हैं। दैट्स तो वो क्या होता है, जो डर्टी पार्ट्स होते हैं वो कपड़े का वो बाहर हो जाता है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आया होगा। चलिए आगे देखते हैं कि कोई क्वेश्चन है, नहीं है बच्चों। इसी के साथ क्या होता है बच्चों, ये आपके इन टेक्स्ट के जितने भी क्वेश्चन है ये सभी आपका कंप्लीट होता है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ, तब तक अपना पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।